Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Advocate Mia Sadia Bastioka, and today my topic is Punjab Rent Premises Act 2019 and its silent features. आज हम बात करेंगे पंजाब रेंट प्रेमाइसिस एक्ट 2009 उसके साइलेंट फीचर्स, उसके खदोखाल पर कि उसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अमूमन जो है वो एग्ज़ाम लॉ के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। द पंजाब रेंट प्रीमाइसेस एक्ट ये एक बिल 2009 में पेश हुआ, उसके बाद पास होकर 4 नवंबर 2009 को ये पास हुआ और अप्रूव हुआ ये 14 नवंबर 2009 को, उस दिन पब्लिश होकर इन्फोर्स होगा। और ये जो है ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो अमूमी तौर पर जो कार या टेनेंट वगैरह कोई बिल्डिंग के किराए पर हम हासिल करते हैं, तो उस जो किरायादार और जो मालिक मकान है उनके रिलेशन के हवाले से, उनके रिलेशन को सिक्योर करने के लिए, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सिक्योर करने के लिए और मामलात को एक अच्छे तरीके से लीगली तौर पर हैंडल करने के लिए ये एक्ट जो है वो वजूद में लाया गया। ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड पर अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ रेंटेड लैंड की जो डेफिनेशन है रेंटेड की, वो सेक्शन 2 उसकी सब क्लॉज 1 है पंजाब रेंट प्रीमाइसेस एक्ट 2009। एनी लैंड आर ओपन स्पेस लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड, यानी कि कोई भी एक खिता, कोई भी लैंड या एक खुली जगह जो कि किसी बिजनेस के पर्पस के लिए, किसी कारोबार के मकसद के लिए जो दी जाए, लेट आउट यानी कि किराए पर दी जाए, उसको हम रेंटेड कहते हैं। आगे मीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस किसे कहते हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ, a building a rented land not being an agricultural land and land subservient to agriculture। यानी कि मैं पहले बताया था कि ये एग्रीकल्चरल लैंड के हवाले से नहीं है जो अमूमन हम ठेके पर वगैरह लेते हैं या को रेंट पर लेते हैं। एग्रीकल्चर लैंड ये उसके हवाले से नहीं है, ये किसी मकान, किसी शॉप, किसी ऐसी बिल्डिंग जो फॉर द सेक ऑफ बिजनेस और ट्रेड यूज़ की जा सके, उस हवाले से ये जो एक्ट ये इन्फोर्स किया गया। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि एन एक्ट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस। जो किराए पर दिया गया अहाता है या जगह है, उस हवाले से जो लैंड लॉर्ड मालिक मकान और टेनेंट जो किरायादार है उसके रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स किया गया। पर्पज़ एंड ऑब्जेक्ट, इसका जो मकसद वो क्या है, इस पर्पज़ एंड ऑब्जेक्ट इज़ टू रिस्ट्रिक्ट द इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो टेनेंट्स हैं उनको बिला वजह उनको निकालने के लिए, उनको इजेक्ट करने के लिए, उनको बेदखल करने से ममानत के लिए इसको बनाया गया कि ये नहीं कि जब मालिक मकान का दिल किया वो अपने किराएदार को बेदखल कर दे उस जगह से। ठीक है, आगे जी सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। इट इज़ आल्सो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। इट डिफाइंस द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये एक फर्तेबाद के इंडिविजुअली राइट्स की बात करता है, जस्ट लाइक टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। प्रोसीजरल लॉ इज़ टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड फर्दर इट्स एंड, और साथ में उन राइट्स के हवाले से प्रोसीजर भी दिया गया। सो इस हवाले से इसको हम एक प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं। एक्सटेंड ऑफ द पंजाब रेंट प्रीमाइसेस एक्ट टू एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब, ये सिर्फ पंजाब की हद तक इन्फोर्स किया गया। टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंसी इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट। सच एग्रीमेंट इज कॉल्ड टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं कि जो लैंड लॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप के दरमियान होती है वो क्रिएट की जाती है, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस वो लिखी जाती हैं, और जो उनका मुआहदा आपस में दोनों पार्टीज़ का मुआहदा होता है उसको हम टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। आगे सब लेटिंग, अ टेनेंट शैल नॉट, जो किराएदार है
वो अब उस मकान को, उस जगह को किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता, ठीक है, विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बगैर वो किसी को नहीं दे सकता, या अपना जो राइट है, वो टेनेंसी का राइट है, वो किसी को या किसी के साथ प्रॉमिस नहीं कर सकता, या किसी को असाइन नहीं कर सकता, या अपना जो राइट किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड वैसे मैंने कहा कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रेमाइसिस, और जो टेनेंट होता है वो अंडरटेक्स आर इज़ बाउंड टू पे रेंट, जो ये पे करता है, बाउंड होता है कि मैं ये किराया दूंगा और कंसिडरेशन पे करूंगा, और उस हवाले से जो लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग को जो यूज़ करता है। आगे इसकी इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, इस लॉ में एक बहुत प्रिसाइज मेथड से लैंडलॉर्ड्स की ऑब्लिगेशंस बयान कर दी गई हैं। उसमें शेल प्रोवाइड, जो लैंडलॉर्ड है वो एक सर्टिफाइड कॉपी टेनेंसी एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी टेनेंट को प्रोवाइड करेगा। रिपेयर द टेनेंसी एज में बी नेसेसरी, जो टेनेंसी एरिया है उसको वो रिपेयर करवाएगा जिस हद तक ज़रूरी हो। वो उस पर अगर कोई टैक्स या कोई फ़ी या कोई चार्ज वगैरह होता है कोई गवर्नमेंट का, तो वो उसको पे करेगा। शैल नॉट इंटर द प्रेमिस विदाउट गिव, तो वो जो मकान हो जाता है, क्योंकि फिर वो किराएदार के अंडर आ जाता है, तो जो मालिक मकान है वो विदाउट नोटिस वहाँ पर इंटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। लैंड और शेड नॉट कट ऑफ सस्पेंड, वो बिल्कुल ना कट ऑफ कर सकता है ना सस्पेंड उस एग्रीमेंट को कर सकता है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट, जिस जहाँ तक ये लैंडलॉर्ड के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करता है, तो यही एक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट की बात करता है। तो टेनेंट के हवाले से कहते हैं कि द यूज़ द प्रेमिसेस अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट, जो जिस मकसद के लिए उसको किराए पर जगह दी जा रही है वो उस मकसद के लिए यूज़ करेगा। ऑन द टर्मिन ऑफ टेनेंसी हैंड ओवर द पोजेशन, जब उनका टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो जो पोजेशन है वो लैंडलॉर्ड के हवाले करेगा। नॉट कॉज नॉइजेंस, वो नॉइजेंस में नहीं मेक करेगा। नॉट में कंस्ट्रक्चुअल चेंज विद परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड की इजाज़त के बगैर वो कोई तामीराती चेंजेस वगैरह नहीं लाएगा। ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, इसी लॉ के सेक्शन 15 में ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, जो टेनेंट है उसको बेदखल करने के लिए ग्राउंड्स मेंशन की गई हैं, ठीक है। आगे रेंट ट्रिब्यूनल, इन मामलात को, क्योंकि इट इज़ आल्सो प्रोसीजर लॉ, तो प्रोसीजर लॉ को प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए और सारे मैकेनिज़्म को फॉर्मलाइज करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल जो वो इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, उसमें इन्होंने पीरियड दिया हुआ है कि इस पीरियड 4 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने एप्लीकेशन में जो फाइनल ऑर्डर करना होता है। आगे इसमें जो अपील की रेमेडी भी दी गई है टू अग्रीव्ड पार्टी को, वो विद इन 30 डेज़ अपील कर सकते हैं बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज। टाइम पीरियड ऑफ डिसीजन अपील, 2 माह के अंदर अंदर उस अपील का फैसला होगा। आगे इसमें है कि जो QSO कानून शहादत आर्डिनेंस, क्योंकि कम्प्लेक्सिटीज़ और पेचीदगियों से बचने के लिए QSO के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, और साथ ही में क्योंकि इसका अपना एक प्रोसीजर है, तो इस वजह से जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 वो भी एप्लीकेबल नहीं है। आगे इसके रिपीलिंग ऑफ अर्बन रेंटेड रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस, तो जो पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनेंस है 1959 वो रिपील हो गया इसके आने से। एक्ट डेसिग्नेटेड टू फैसिलिटेट जस्टिस, बेसिकली ये एक टू फैसिलिटेट जस्टिस टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, दोनों को इंसाफ की फरहमी के लिए ये एक्ट डिज़ाइन किया गया। प्रोहिबिट पनिशमेंट एंड पेनल्टीज़, दोनों को सज़ा ना देने के हवाले से ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया गया। हेरिटेबल एसेट, लीगल हेयर्स ऑफ द टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ वुड कंटिन्यू टू बी एन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस एज टेनेंट, यानी कि इसके मुताबिक ये एक हेरिटेबल एसेट होता है जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट टेनेंट की डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं उन पर अप्लाई होगा, और उस टिल द एंड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट वो उस जगह वो टेनेंसी को यूज़ कर सकेंगे। तो ये था जी हमारा जो टॉपिक था साइलेंट फीचर्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। आई होप यू विल लाइक माय दिस लेक्चर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मैंने लेक्चर अपने की बहुत ही अच्छे प्यारे फॉलोअर के कहने पर बनाया।
अल्लाह से जब भी जज़ाए खैर दे और मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम।